अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश के भीतर सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। एक राजनीतिक बवंडर भारतीय जनता पार्टी के भीतर खड़ा हुआ है। मैं इस पर डिबेट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोरोना त्रासदी के चलते हमारे हजारों भाई बहन जो मारे गए, लाखों लोग इसके प्रभाव में आकर उनको बेहद खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। हम उन खबरों में व्यस्त थे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर इस प्रकार की जो राजनीतिक जंग भीतर छिड़ी हुई है, इस बारे में हम डिबेट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज अब ये मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है, लिहाजा इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि 24 करोड़ लोगों की किस्मत तय करने वाली सरकार के भीतर शक्ति संतुलन, सत्ता के बंटवारे, नेतृत्व परिवर्तन, मंत्रिपरिषद विस्तार, संगठन और सरकार के बीच के जो सार्वजनिक मतभेद हैं वो जनता पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने परेशानी भरे रहेंगे और आने वाले समय में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में क्या रुख होने जा रहा है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पावर कॉरिडोर में एक चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उन्होंने समय रहते कोई कड़े कदम उत्तर प्रदेश में नहीं उठाए तो 2022 में वो सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। जो हश्र उनका महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ था, कमोबेश वैसे हालात उत्तर प्रदेश में ना हो जाएं, क्योंकि यूपी हारने का मतलब है कि 2024 का रास्ता रुक जाएगा। दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये बात सभी राजनीतिक दल अच्छे से जानते हैं, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी। तो ये बदलाव की कवायद, ये राजनीतिक गहमा गहमी, ये बैठकों का दौर, ये मुलाकातों का दौर, ये क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? जो अजेय माने जा रहे थे उनको अचानक से हटाए जाने की चर्चा कैसे शुरू हुई? और ये मुलाकातों का दौर और एक दूसरे को नज़रअंदाज करने का दौर के पीछे के कारण क्या हैं? इस पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इस पर सार्वजनिक चर्चा बेहद आवश्यक है। मैं आपको थोड़ा पहले ले चलता हूँ। ये 20 दिन पहले की तकरीबन बात है। दिल्ली में एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी जिसमें आरएसएस के सेकंड लेफ्टिनेंट दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय आला कमान जो भारतीय जनता पार्टी का है उनके तमाम बड़े नेता सम्मिलित हुए थे और चर्चा हुई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पर। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में जनता के मन में किस प्रकार से बदलाव आया है। ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरने वाले लोग, बेड और अस्पताल की किल्लत के कारण मरने वाले लोग, इंजेक्शन और दवा के अभाव में हुई मौतें, भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक और 2 मंत्री का मारा जाना, अधिकांश मंत्रियों और सांसदों और विधायकों का सरकार के खिलाफ पत्र लिखना। यह प्रतीत होता है कि ग्राउंड पर सिचुएशन बदल चुकी है। अब ना तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कोई आसार दिखते हैं, न मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलने वाला है, क्योंकि कोरोना ने लोगों के जीवन में ऐसी तबाही लाई है कि अब वो इन सब मुद्दों के बजाय वास्तविक मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं और सरकार के फेल्योर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी का अलर्ट होना स्वाभाविक था। तो बीजेपी क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में? क्या केंद्रीय आला कमान उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है? और अगर नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या है और कारण क्या है? पिछले 1 महीने के अधिक 1 साल से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार के कामकाज, तौर तरीके, कथित मनमानापूर्ण तरीके से सत्ता पर नियंत्रण करने, बाकी पार्टी के सदस्यों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, खराब लॉ एंड ऑर्डर, जातिवाद का आरोप, हाथरस कांड, किसान आंदोलन जो लगभग खत्म हो रहा था उसकी मिस हैंडलिंग हुई और वो किसान आंदोलन को जीवित कर दिया गया दोबारा से उत्तर प्रदेश सरकार की एक चूक ने। उसके बाद कोविड का काल, हाथरस की घटना, बलिया में पाल बिरादरी के एक व्यक्ति की सरेआम एसडीएम और
पुलिस की मौजूदगी में कत्ल। एक सामाजिक वातावरण उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा था कि ये सरकार और इस सरकार के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के शिद्दत से तैयार किए गए वोट बैंक को बिखेर रहे हैं। बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 35 मंत्री अपने अपने इलाके के चुनाव हार चुके हैं। 35 मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी के अपने क्षेत्र के चुनाव उनके क्षेत्र में बीजेपी हारी है। अब कल्पना करिए कि विधायकों की तादाद कितनी बड़ी होगी। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खराब है। इसलिए बीजेपी यूपी में नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। और आप यह भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले काफी लंबे वक्त से, तकरीबन 5 से 6 महीने से दिल्ली और लखनऊ के बीच संबंध बहुत तल्ख हैं। एक कोल्ड वार चल रही है दिल्ली और लखनऊ के भीतर। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से न मिल पाना, पार्टी अध्यक्ष से कम मुलाकातें, गृह मंत्री का इस पूरे सीन से हट जाना और तमाम प्रयासों के बावजूद लखनऊ और दिल्ली में सामान्य संबंधों की बहाली न होना, ये इस बात के पूरे संकेत हैं कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर जिसकी कसमसाहट आपको दिखाई दे रही है। लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश से दूरी बनाना और उत्तर प्रदेश में यानी लखनऊ का दिल्ली से दूर होना, संगठन और सरकार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। संगठन के पदाधिकारियों की उपेक्षा, उनका अपमान, उनके विरुद्ध कार्रवाई, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई न होना, सांसद, विधायक और मंत्रियों की इस सरकार में कोई हैसियत न होना, ये सब कारण हैं जिसने साबित किया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मंत्री, सांसदों में नाराजगी है क्योंकि उनको उनका काम नहीं करने दिया जाता। सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण उत्तर प्रदेश में होना, यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। अधिकांश मंत्री हों या विधायक हों भारतीय जनता पार्टी को, वो बताते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, उनके काम में रोड़ा अटकाया जाता है। लेकिन बाजी पलटना शुरू हुई जनवरी से, जब रिटायर्ड आईएएस ए.के. शर्मा की उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है। केंद्रीय आला कमान को लगता है कि सत्ता पर नियंत्रण, पावर कंट्रोल और पावर सेंटर एक और होना चाहिए। इसी मकसद से ए.के. शर्मा को लखनऊ भेजा गया। बड़े धूमधाम के साथ उनका स्वागत हुआ, पार्टी में ज्वाइन कराया गया और कुछ ही दिन के भीतर ए.के. शर्मा एमएलसी बन गए। तब से यह चर्चा चल रही है कि ए.के. शर्मा को महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार में दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के मुखिया ने किसी भी प्रकार के मंत्रिपरिषद विस्तार से फिलहाल मना कर रखा है। लिहाजा 4 महीने से यह रस्साकसी दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही है कि ए.के. शर्मा को मंत्री बनाया जाए या न बनाया जाए। लखनऊ इनकार कर रहा है, वो मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं कर रहा है। इस कारण यह जंग बढ़ती जा रही है। दत्तात्रेय होसबोले की मीटिंग के बाद वो लखनऊ आते हैं और कुछ दिन तक रुकते हैं। यहां वो कई प्रकार की बैठकों में सम्मिलित होते हैं, पार्टी की भी, बुद्धिजीवियों की भी और आरएसएस की भी इंटरनल बैठक का हिस्सा होते हैं। वो लखनऊ में किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लखनऊ में उन्हें जिसके साथ मुलाकात करनी थी वो आए नहीं लौटकर लखनऊ, वो कहीं और रुक गए। लिहाजा दत्तात्रेय होसबोले को लखनऊ से जाना पड़ा बिना मिले। तो मामला गंभीर होता जा रहा है और पार्टी को यह लग गया है कि केंद्र सत्ता का जो केंद्रीकरण है, दरअसल वो पूरे फसाद की जड़ है। उसके बाद बीएल संतोष का लखनऊ आना और 3 दिन तक रुकना, यह सामान्य संकेत नहीं है। और बीएल संतोष आकर कोई सामान्य मुलाकातें नहीं की उन्होंने। बंद कमरे में 12 मंत्रियों और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने चिटकनी बंद करके अकेले में बात की और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का ब्यौरा लिया। सबको पता है और एहसास है कि दत्तात्रेय की बीएल संतोष क्यों आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करने। उसके बाद वो संगठन के लोगों से मिले और आरएसएस के पदाधिकारियों से भी। बीएल संतोष लौट जाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है। बात अभी खत्म नहीं हुई। बिहार में एक जरूरी काम से गए राधा मोहन सिंह, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी हैं, इनको अचानक से वापस बुला लिया जाता है। आज तक जो राधा मोहन सिंह ने राजभवन का दरवाजा न देखा हो, वो उन्होंने राजभवन में दस्तक दी, अपॉइंटमेंट लिया आनंदीबेन पटेल से।
तकरीबन 40 मिनट मुलाकात चली और सूत्र बताते हैं कि वो एक लिफाफा सौंप कर आए, उसमें क्या है कोई नहीं जानता, कयास लग रहे हैं, अनुमान लग रहे हैं। लेकिन ये राधा मोहन जानते हैं, आनंदीबेन पटेल जानती होंगी, या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कि उस लिफाफे में क्या है। बाहर जब निकले राधा मोहन तो उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा आनंदीबेन पटेल हमारी पुरानी जानने वाली, लिहाजा हम उनको कर्टसी में मुलाकात करने आए। ये कर्टसी के मुलाकात का दौर नहीं है बहनों भाइयों। जिन्हें भी राजनीति की थोड़ी समझ है वो जानते हैं कि राधा मोहन सिंह की इस तरह की मुलाकात ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये एक अप्रत्याशित मुलाकात है। अचानक से बुलाया जाना और उनको राजभवन भेजा जाना और उनका कोई पत्र सौंप कर आना, इसका मतलब कि बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है जिसकी आहट अभी नहीं लग पा रही है। तो राधा मोहन क्या देकर आए हैं? कोई पैगाम है, कोई पत्र है, कोई रणनीति है, या फिर केंद्र का कोई संदेश? इसका जवाब सिर्फ इन्हीं दोनों के पास है या फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बात अभी खत्म नहीं हुई। जिनसे मिलने राधा मोहन सिंह कभी नहीं जाते थे उनसे भी मिलने पहुंच गए। उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनके घर भी पहुंचे उसी दिन। काफी देर तक विस्तृत बातचीत हुई, कमरा बंद था। बाहर निकले और मीडिया ने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा साहित्य और कविता पर वार्ता हुई। आप बेहतर जानते हैं कि नेता जब इस प्रकार की भाषा बोलें तो उसका मतलब क्या होता है। तो बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था। इन मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री के खेमे ने कल एक खबर दी। खबर यह दी कि किसी भी कीमत पर मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होगा और विधायकों को भी टिकट चाहिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति चाहिए होगी। यानी एक तरीके से दिल्ली के सामने मोर्चा खोल दिया गया कि किसी भी कीमत पर मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होगा। दिल्ली की अवहेलना की गई, प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व की अवहेलना की गई, ऐसा प्रतीत होता है। यानी यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बहुत बड़ी बाकी है। दोनों तरफ से शांति छाई हुई है, लेकिन बयानों के जरिए और जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग दिखाई जा रही है वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ बड़ा बवंडर चल रहा है। बवंडर सत्ता का है, बवंडर शक्ति संतुलन का है। और आप याद करिए कि जिस दिन बीएल संतोष से केशव प्रसाद मौर्य मिले थे, केशव मौर्य ने बयान दिया था बाहर निकलकर मीडिया को कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस बात ने स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान नेतृत्व के विरुद्ध बीजेपी की एक बड़ी लॉबी है जो उनके नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाना चाहते। और बीजेपी का आला कमान भी जिस प्रकार की पॉलिटिकल जेस्चरिंग और जैसा मैसेज दे रहा है वो लखनऊ के खिलाफ है। लेकिन अभी क्लियर कट क्या दिल्ली का संदेश है ये किसी को अंदाजा नहीं है इसका कि दिल्ली वास्तव में क्या चाहता है। क्योंकि लखनऊ ने जो कोल्ड वार शुरू की है और कल शाम मुख्यमंत्री कार्यालय से आई खबर ने इस बात को फिर बढ़ा दिया है कि मामला हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़ रहा है, यानी आमने सामने की भिड़ंत की तरफ। इसके परिणाम क्या होंगे? क्या वाकई में बीजेपी बहुत भारी मुश्किल में फंस गई है, अपने ही अंतर्विरोध में फंस गई है? और आपको याद हो ये वही वक्त था जब 2017 में समाजवादी परिवार के भीतर भयानक संग्राम चल रहा था। संग्राम बीजेपी के भीतर भी चल रहा है, लेकिन ये बंद दरवाजे के भीतर चल रहा है। ये अभी सार्वजनिक तौर पर सड़क पर निकलकर नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर समय रहते बीजेपी ने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो ये सड़क पर भी आ सकता है। क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे हालात, महाराष्ट्र जैसे हालात बीजेपी झेलने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बीजेपी के पास विकल्प क्या हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की ये मांग आज से नहीं उठी। आपको याद हो कि 2019 में बीजेपी के 200 से ज्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर धरने पर बैठ गए थे। वो पहला बड़ा संकेत था। दूसरा सबसे बड़ा संकेत कोविड काल में मंत्रियों और विधायकों द्वारा लिखे गए पत्र हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो क्या बीजेपी को डैमेज हो चुका है, डैमेज हैज बीन डन, या फिर अभी और डैमेज होना बाकी है? क्योंकि सरकार और संगठन के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं है, यहां तक कि सामान्य बातचीत भी नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है।
तो आगे के आसार क्या हैं? क्या ये लड़ाई बहुत तीखी होने वाली है? क्या ये सत्ता का संघर्ष, सत्ता के बंटवारे की यह लड़ाई और विभत्स होगी? अगर केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन चाहता है तो फिर इस प्रकार का राजनीतिक तमाशा क्यों किया जा रहा है? और अगर नहीं चाहता है तो इस स्थिति को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? बंद कमरे में अकेले मंत्रियों से बातें क्यों की जा रही हैं? और अगर की जा रही हैं तो इसका मतलब कि पार्टी कोई निर्णय की तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, कोई उत्तराखंड नहीं है कि यहां पर आप ओवरनाइट चीफ मिनिस्टर बदल दें। यह एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहां कोई भी निर्णय देश की राजनीति और केंद्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधायक अपने संगठन के साथ खड़े हैं, यह भी एक सच्चाई है। संगठन का एक इशारा जो मिलेगा वो वही करेंगे। संगठन के प्रति बीजेपी विधायकों की लॉयल्टी है, क्योंकि उनको पता है उनको जिताएगा संगठन, टिकट संगठन ही देगा। तो क्या बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तलवारें दोनों तरफ से निकल आएंगी। लेकिन अभी युद्ध का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए युद्ध होगा या टल जाएगा या फिर समझौता होगा, दोनों में से कोई सफेद झंडा लेकर सामने आएगा या दोनों हाथ मिलाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। वैसे उत्तर प्रदेश जगह ऐसी है कि यहाँ जो भी सत्ता में बैठता है वो सीधे दिल्ली को ही चुनौती देता है। चाहे आप मुलायम सिंह को देख लीजिए, चाहे कल्याण सिंह को देख लीजिए, चाहे मायावती को देख लीजिए, अखिलेश यादव हों या फिर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। चुनौती लखनऊ ने हमेशा दिल्ली को दी है। कुछ बयान सुने आप। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो नीचे स्तर तक सक्रिय है और उनका ये भी ध्येय है कि हमारा जो विधायक है उसका समय समय पर नीचे बूथ स्तर पर भी उनका दौरा लगना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए, उनसे सीधा संपर्क रहना चाहिए। कोरोना काल का मिसमैनेजमेंट अगर इन सब का कारण भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका जवाब देना होगा। योगी जी के पास लोगों के इलाज के लिए न दवाएं हैं, न ऑक्सीजन है, लोगों के चलने के लिए न सड़कें हैं, न उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए न रोजगार है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रोपोगेंडा और बैठकें चलाई जा रही हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रस्तावना में मैंने समय इसलिए अधिक लिया क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर को पहले समझ लें, तब डिबेट में सम्मिलित होंगे। तो आपको यूपी के राजनीतिक सामाजिक परिवेश